नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। कौन सा रेडियो आइसोटोप होगा? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फॉस्फोरस या रेडियो आयोडीन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो है रेडियो फास्फोरस। कौन सा है? रेडियो फास्फोरस। अब यहाँ पर एक शब्द है आइसोटोप, कि ये रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ के परमाणु होते हैं। तो परमाणु है, एक पदार्थ के जो सभी परमाणु होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन है वो कई प्रकार के परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के अंदर, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के अगर परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन अगर परमाणु भार की बात की जाए तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्राइटियम का 3 होता है। यानी उनके सभी के परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो यही जो अलग परमाणु भार वाले परमाणु हैं, तो इनमें विखंडन की क्रिया होती रहती है और उससे इनमें रेडियो तरंगें निकलती है, और इन रेडियो तरंगों को मेडिकल साइंस के अंदर उपयोग में लिया जाता है और उन्हीं को रेडियो आइसोटोप कहा जाता है। तो इसका सही चर्म रोग उपचार में कौन सा काम में लिया जाता है? रेडियो फास्फोरस। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या या उनका आकार बढ़ जाता है, घट जाता है, या क्या होना चाहिए? तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है, या आकार छोटा हो जाता है, या संख्या घट जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा कि उनकी जो संख्या है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऊंचाई पर जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, पहाड़ों पर जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं वायु दाब बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा है वहाँ पर कम होती है, और कम ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो जब सांस लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुँचती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए, और ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम कौन करता है? आरबीसी करती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए आरबीसी की संख्या है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? निकेल, जस्ता, क्रोमियम या शीशा। कौन सी होनी चाहिए इन चारों में से? तो इसका सही राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्रोमियम। कौन सा होगा? क्रोमियम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर निकल कर आता है कि चर्म शोधन उद्योग, ये होते क्या है चर्म शोधन उद्योग? तो जो पशु पक्षियों की खाल होती है, जो सड़ने वाली खाल होती है, उस खाल को सड़ा करके एक टिकाऊ सामग्री में कन्वर्ट किया जाता है। यानी ऐसे उद्योग जिनमें पशु पक्षियों की खाल को सड़ाकर एक टिकाऊ सामग्री के अंदर कन्वर्ट किया जाए, उन उद्योगों को चर्म शोधन उद्योग कहते हैं। और इनके अंदर एक अम्लीय पदार्थ यानी एसिडिक फॉर्म में एक अम्लीय पदार्थ टेनिन काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? टेनिन। टेनिन काम में लिया जाता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को टैनिंग नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? टैनिंग। यानी चर्म शोधन जो उद्योग होते हैं उनके अंदर सड़ाकर जो उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं उस प्रक्रिया को टैनिंग नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्रोमियम होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, किरमिजी लाल, या इनमें से कोई नहीं? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो सही होना चाहिए? तो यहाँ पर जो सही आंसर निकल करके आता है वो कौन सा होता है? किरमिजी लाल। सी ऑप्शन है वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिएगा दोस्तों कि रसायन विज्ञान में प्रयुक्त एक प्रक्रम जो कुछ तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है, जिसमें धातु आयनों की विशिष्ट उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आधार पर पहचान की जाती है। तो इसी प्रकार से बुनसेन ज्वाला के अंदर जब किरमिजी लाल रंग दिखाई देता है तो वहाँ पर किस लवण की उपस्थिति होती है? स्ट्रोंशियम लवण की उपस्थिति दर्ज की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, या सैटेलाइट के विशिष्ट डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, अभिकेंद्र बल के समान होता है। जैसे दोस्तों ये पृथ्वी है मान लेते हैं, और पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर एक सैटेलाइट स्थापित किया गया है, तो यह सैटेलाइट हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ एक वृत्ताकार गति में हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए वहाँ पर एक इस पृथ्वी के द्वारा इस पर अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, जबकि ये सैटेलाइट वृत्ताकार स्थिति में घूमता रहता है, जिसकी बदौलत एक अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर काम करता है। तो अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल जब दोनों समान होते हैं तो वो सैटेलाइट अपनी उसी पोजीशन के अंदर हमेशा घूमता रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अभिकेंद्र बल के समान। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, यानी जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक हैं वो किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, लोहे यौगिकों से, लोहे चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल की मिश्र धातुओं से, या लोहा, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, यानी इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करके आधुनिक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, या मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या मार्कोनी ने प्रथम बेताल सिग्नल भेजा, या मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। और ये जो प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था ये कब भेजा था, 1901 के अंदर। कब भेजा था, 1901 के अंदर ये प्रथम बेतार सिग्नल है वो भेजा गया था। अब ये बेतार सिग्नल होता क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है बेतार, यानी जिसके अंदर किसी तार की आवश्यकता ना पड़े। वायरलेस कोई भी इंफॉर्मेशन अगर भेजी जाए तो उसे बेतार सिग्नल कहा जाता है। और ये बेतार सिग्नल सबसे पहले किसने भेजा था, मार्कोनी ने भेजा था। कब भेजा था, 1901 ईस्वी के अंदर भेजा था। और बाकी की जितनी भी घटनाएँ हैं वो उसके बाद घटित हुई थी। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं, तो फोटोग्राफी के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से रंग होते हैं, तो इसके अंदर जो मेन रंग होते हैं वो होता है लाल, नीला, हरा। लाल, नीला और हरा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी लाल, नीला रंग। ये तीन रंग मुख्य रंग होते हैं सभी रंगों के अंदर। इन तीन रंगों को आपस में एक दूसरे के साथ या तीनों को एक साथ मिक्स करके ही किसी भी अन्य रंग का निर्माण किया जा सकता है। तो ये तीन रंग ही मेन रंग होते हैं और इन्हीं का उपयोग फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किया जाता है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जिसकी वजह से उसमें एक तेज उत्फुलन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, पिक्चर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्चर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट या कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया फ़ोटो प्रिंटिंग होती है वो किस में होती है, श्वेत श्याम प्रिंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा गया है। IAS RAS के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, PCS के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एक बार CDS के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्वेत श्याम प्रिंट, फोटो प्रिंट की जीवन सबसे लंबी किसकी होती है, श्वेत श्याम प्रिंट की होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।